नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम यहां पर तैयारी करवाते हैं साथियों आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की। तो नेट जेआरएफ के साथ साथ आप हमारे साथ मिलकर के तैयारी कर सकते हैं साथियों। टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूपीजीआईसी एंड जीडीसी इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हिस्ट्री विषय के किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है साथियों, यूजीसी नेट हिस्ट्री स्लैश फिलर फोरम करके हमारा एक टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जिनको कि हम यहाँ पर कवर अप नहीं कर पाते हैं, जैसे कि पोल क्वेश्चंस होते हैं, पीडीएफ होती है, नोट्स होते हैं, एमसीक्यू वगैरह होते हैं, उनको हम पीडीएफ वगैरह उनके माध्यम से उनको हम आपके टेलीग्राम पर चैनल पर पोस्ट कर देते हैं, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमारा नंबर है 9250710079। यहाँ से भी इस नंबर के ऊपर मैसेज करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और तो इसी संदर्भ में अब फिलहाल हमारा जो सेशन चल रहा है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज चल रही है हमारी, चैप्टर वाइज चला रहे फिलहाल हम। ठीक है, पहले मिक्सअप, उससे पहले हमारा चैप्टर वाइज चला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि खत्म हो चुके थे। फिर बाद में हमने चलाया था सीरीज हमारी चली थी मिक्स क्वेश्चन, एंशिएंट इंडिया, मिडिएवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और आपकी हिस्टोरियोग्राफी, सबका मिक्स चला। अब हम फिर दोबारा से, क्योंकि अभी हमारे पास समय है थोड़ा सा, तो मिक्स क्वेश्चन ना लेते हुए हम चैप्टर वाइज आपकी दोबारा से रिविजन करा रहे हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो उसी संदर्भ में हमारी पाषाण सभ्यता हो चुकी है, पाषाण काल हो चुका है, वैदिक सब आपकी क्या बोलते हैं ये सिंधु नदी घाटी सभ्यता हो चुकी है। और फिलहाल हमारा जो चल रहा है साथ ही वो चलेगा अब आपका वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता की के अकॉर्डिंग आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि सुमेलित कीजिए, सुमेलन करना आपने साथियों। एक तरफ वैदिक कालीन नाम दिए हुए नदियों के, एक तरफ आधुनिक नाम दिए हुए नदियों के। तो इनमें आपको मैच मेकिंग करना कि कौन सी नदी का क्या नाम था, वैदिक नदी का क्या नाम था आज के संदर्भ में। ठीक है, और इनके ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लीजिए, आप मैच कीजिए कि कौन सी नदी का उस समय का क्या नाम था वैदिक नदियों का। आंसर करने के लिए आपको 30 सेकंड्स का इतना टाइम दिया जाता है। 30 सेकंड्स के अंदर ही आपने साथियों अपना राइट आंसर चूज करके पुटअप करना होता है कमेंट बॉक्स के माध्यम से, जो भी आपको उचित लगता हो, ABCD या 1 2 3 4। वैसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए साथ हमने आपको बताया ना कि आपको एक या दो पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो आपको 100% श्योरिटी हो कि इसका तो यही आंसर है, इसका तो यही मैच होगा। ठीक है, तो जगह तो इसी संदर्भ में आप मैच में कर लीजिए, ऊपर से ले लीजिए चाहे नीचे से ले लीजिए। ठीक है, सबको बताया सतलुज नदी के किनारे लड़ा गया था युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2-1-4-3। झेलम होगा आपका वितस्ता से, ये मैच हो जाएगा, झेलम आपका वितस्ता से हो जाएगा। ठीक है, और चिनाब होगा आपका थर्ड में 2-1, ये आपका अस्किनी से मैच हो जाएगा। ठीक है, और रावी होगा आपका परसुण से, और सतलुज होगा शतुद्री से। इस प्रकार से मैच हो जाएगा ये। तो मैच इजी कर सकते हैं आप लोग।
तो ये क्वेश्चन जो होते हैं साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, हर बार एक क्वेश्चन इनमें से आता है। एक इनमें से एक महाजनपद कालों की राज्य, महाजनपद काल 16 और उनकी राजधानियाँ, ये 100% एक नए क्वेश्चन इनमें से थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा जाता है। आप पीवाई को उठा कर देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी आर्यों की पूर्वी सीमा थी? बताइए साथियों, आर्यों की पूर्वी सीमा में कौन सी नदी थी? पूर्वी सीमा बोले तो आज का जो मगध साम्राज्य है, बिहार और बंगाल की तरफ, जो असम तक चले जाइए। असम आपका ये ईटानगर है, क्या नाम है इनका, अरुणाचल प्रदेश वगैरह जो है ना, 7 सिस्टर्स बोलते हैं, 7 प्रदेश हैं छोटे छोटे, इन्हें बोला गया 7 सिस्टर। तो असम पूरे किसी समय में असम या असोम बोला गया है इनको, राज्य था, एक ही राज्य था ये। इस तरफ की बात हो रही, पूर्वी दिशा ये। तो बताइए कौन सी नदी थी पूर्वी आर्यों की पूर्वी सीमा पे, कौन सी नदी थी? इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि गंडक नदी। कौन सा कथन असत्य है? दो कथन दिए हुए ए और बी, उनमें से आपने चूज करना है कौन सा कथन असत्य है। ए असत्य है, ए बी है या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, दोनों ही सत्य, यानी कि बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बी। यानी कि ये जो है ना, ये गलत आपका। ऋग्वेद में शरद, व्रात और गण जो व्यापारिक इकाइयाँ नहीं थी, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सैनिक इकाइयाँ थी ये, शरद, व्रात और गण जो थी वो सैनिक इकाइयाँ थी। हाँ, क्या था कि अत्याचारी शासक को जनता हटा सकती थी। संजय वंश के किस शासक को जनता ने हटा दिया था? बताइए। अत्याचारी शासक था तो उसको जनता हटा सकती थी, उनको ऐसा ऐसा राइट था जनता हटाने का प्रशासक को। तो संजय वंश का या संजय वंश के किस शासक को जनता ने हटा दिया था? बताइए, वैदिक काल की बात हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पौसायन। इस शासक को हटा दिया था, ये संजय वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। शिक्षा समाप्ति पर गुरु के आश्रम से वापस घर लौटने पर कौन सा संस्कार किया जाता था? बताइए, कौन सा संस्कार किया जाता था? शिक्षा समाप्त होने के बाद में गुरु के आश्रम से घर लौटने पर जो स्टूडेंट होते थे, जैसे मान लो पढ़ाई लिखाई करने के बाद में जब वो स्टूडेंट घर आते हैं, क्योंकि उस समय तो ब्रह्मचर्य का जीवन होता था, छात्रावास में रहते थे स्टूडेंट, गुरुकुल में रहते थे, वहीं पर पढ़ते थे, वहीं पर ही सारा काम कर करके कंप्लीट करके जब आते थे तो उनका कौन सा संस्कार किया जाता था घर लौटने पर? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, समावर्तन। समावर्तन संस्कार किया था शिक्षा समाप्ति के बाद में गुरु के आश्रम से घर लौटने पर। ठीक है, एक तो ये हो गया लास्ट में, बिल्कुल शिक्षा समाप्ति के बाद। एक शिक्षा के शुरुआत में कौन सा आसन किया था, कोई बताएगा? शुरू में जब शिक्षा का शुरुआत के लिए उसको भेजा जाता स्टूडेंट को, गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजा जाता था, 7 वर्ष 7 महीने और 7 दिन का जब वो स्टूडेंट हो जाता था उसको शिक्षा के लिए गुरुकुल में या आश्रम में भेजा जाता था, गुरु के पास में सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो वहाँ कौन सा उसका पहला संस्कार किया जाता था? 16 संस्कार माने गए हैं हमारे साथियों।
हैं। वैदिक सभ्यता में ये वेदों में ऋग्वेद में 16 संस्कार माने गए हैं। अगर यह नहीं आ रहा हो तो आप एक वो है स्वामी दयानंद सरस्वती की लिखी हुई पुस्तक है संस्कार विधि, पढ़ लेना। सीमंतों ने संस्कार किए, केशवंत संस्कार हैं, और बहुत सारे संस्कार किए, गृहस्थ संस्कार, और लड़कियों के लिए कर्ण छेदन संस्कार, नासिका वेदन संस्कार, इस प्रकार से बहुत सारे संस्कार है। संस्कार और संस्कारों को उप संस्कार दिए गए हैं। कैटेगरी की सब कैटेगरी दी गई है, पढ़ लेना, मिल जाएगा। बहुत पहले पढ़ा था मैंने, ठीक है। तो बताना जरा, देखते हैं कितने लोगों को पता है। वैदिक सभ्यता का काल निर्धारण खगोल विद्या के अनुसार किसने तय किया है? खगोल विद्या बोलते एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंसेस के आधार पर। बताइए। खगोल वैदिक सभ्यता का जो निर्धारण किया गया ना, टाइम पीरियड जो निर्धारण किया गया वो खगोल विद्या के आधार पर, यानी कि एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोनॉमी। उस समय जो है ग्रह नक्षत्रों की दिशाएं क्या थी, कौन सा नक्षत्र कौन सी उसमें ग्रह में उसमें था, क्या वो राशि में था, और कौन से ग्रह की क्या दिशाएं थी, उसके अकॉर्डिंग बताया गया। क्योंकि देखिए था, तो हम जब वैदिक सभ्यता के लिटरेचर पढ़ते हैं ना, ब्राह्मण साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी दशाएं दी गई हैं, ग्रहों की दशाएं क्या थी, नक्षत्र क्या थे, हैं, अमावस्या कब थी, पूर्णिमा कब थी, चंद्र ग्रहण कब हुआ, सूर्य ग्रहण कब हुआ। तो अब हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया है, नासा जो है ना, यूएसए की हमें एक बहुत बड़ी एजेंसी है, तो वहाँ उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। तो उसके आधार पर ना उसमें 1 लाख साल आगे, आज से 1 लाख साल पीछे और 1 लाख साल आगे तक का हम डिटेल डाल करके उसको पता कर सकते हैं कि ये घटना, खगोलीय घटना, एस्ट्रोनॉमिकल जो घटनाएं घटती हैं वो कब कब घटी गई थी। तो उसमें हम डालेंगे तो उसमें आ जाएगा पूरा। तो उसी आधार पर इन्होंने निकाला था। ये तो खैर अब निकाला है, लेकिन इससे पहले भी लोगों ने इसका प्रयास किया था निकालने का कि ये घटनाएं कब घटी, क्योंकि हमारे पंचांग में सारा कुछ दिया हुआ है। ब्राह्मणों के पास सारा कुछ लेखा जोखा होता है, वो 2 मिनट बता देंगे आपका कब क्या चल रहा है, क्या मामला चला, क्या नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका जो राइट आंसर है साथ ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बाल गंगाधर तिलक और जैकोबी। जैकोबी बाहर का विद्वान था, और बीजी बाल गंगाधर तिलक जो है, तिलक जो हमारे यहीं के थे। पता होगा तिलक के बारे में सबको। तो उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, ओरायन, और एक और थी उनकी, कौन सी थी, गीता रहस्य थी शायद। हाँ, तो ओरायन में लिखा उन्होंने, और उन्होंने खैर लंबा हो जाएगा यार, इतने बहुत है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कहता है कौन सा कथन गलत है? वैदिक काल में कौन सा कथन गलत है? 4 कथन दिए, चारों में से आपने राइट आंसर चूज करके बताना है कि कौन सा कथन चारों में से गलत है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए इसको तो आपको। राइट आंसर 2 है। क्यों? क्योंकि देखिए सर, देवताओं की त्रिमूर्ति का जो संबंध है ना, ये आपके गुप्त काल के बाद जाकर स्थापित हुआ था। ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 मूर्ति जो है, त्रिमूर्तियाँ वगैरह जो त्रिदेव माने गए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो 3 देवताओं की मूर्ति का सिद्धांत जो गुप्त काल के बाद स्थापित हुआ था। उससे पहले अलग अलग थे, बाकी तीनों कथन सही है हमारे। मौर्योत्तर काल में दिया हुआ, लेकिन प्रॉपर तरीके से मौर्योत्तर काल में प्रॉपर तरीके से जो हुआ था वो आपके गुप्तोत्तर काल में हुआ था, गुप्त काल के बाद में प्रॉपर तरीके से जब गुफाएं वगैरह बनाई गई थी ना, तो उनमें चित्र मिले हैं। मौर्योत्तर काल में साहित्यिक एविडेंस मिलता हमें मौर्योत्तर काल में, लेकिन अभिलेख प्रमाण गुप्तोत्तर काल में, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो नेट का आया हुआ है, बार बार पूछा जाता है, हेर फेर करके थोड़ा सा। पता ये कहता है कि मध्य एशिया के बोगज कोई अभिलेख में कौन से वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं? बताइए कौन से वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं? थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। वैदिक देवताओं के जो ये बोगज कोई अभिलेख है ना, ये एशिया माइनर में मिला है, आपके तुर्की में। एशिया माइनर तुर्की में मिला है, तुर्की एक कंट्री बहुत बड़ा, उसमें मिला है। तो देखिए तुर्की आज कहाँ पर है, तुर्की में कौन लोग रहते हैं, वहाँ पर हमारा एक अभिलेख मिला है वैदिक सभ्यता का, उसमें वैदिक देवताओं के नाम मिले हैं। हित्तानी और मित्तानी 2 साम्राज्य हुए थे, 2 राजा हुए थे उनके, उन दोनों के बीच में क्या बोलते हैं, सीमाओं को लेकर के जो झगड़ा था, तो उन्होंने कसमें खाई थी
वैदिक देवताओं को साक्षी मान करके कि भाई हाँ हम इस बात पे एग्री हो जाते हैं और हम सीमा मान लेते हैं अपनी ये वाली सीमा, ठीक है। और उन देवताओं को साक्षी मानकर उन्होंने इस कसमें खाई थी कि हम दोनों इसका पालन करेंगे, और उन्होंने पालन किया, और उस बात को, उस एग्रीमेंट को, उस संधि को उन्होंने पत्थरों पर गुदवा दिया। और वो पत्थर सैकड़ों सालों के बाद मिला हमें बोगज को अभिलेख में, शायद 1400 BC के आसपास की बात है, 1100 या 1400 BC में मिला का वो अभिलेख माना गया है। एशिया बोगज को अभिलेख मिल जाएगा आपको, स्ट्रिक एंशिएंट स्ट्रीम पर लेना मिल जाएगा। तो ये जो माना गया था साथी वो ये मिला था आपको 4, ये ऑप्शन नंबर ये राइट होगा, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। अग्नि का कोई रोल नहीं था इसमें, ना ही रुद्र का रोल था। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य 4 देवता उसमें उल्लेख है इनका। पंचजन में कौन शामिल नहीं था? पंचजन जन थे ना, जन देख सकते क्या था, कुल, परिवार, परिवार से कुटुंब, कुणबा जिसको कह ले, कुल बोला, कुल, ठीक है, कुल, कुल से जन बना, गांव, गांव, गांव से बड़ा थोड़ा जन होता था, जन, जन से जनपद बने, आधुनिक जिला, ठीक है। और जनपद से महाजनपदों का विकास, और महाजनपदों ने मिल के बाद में फिर युग आया था साम्राज्य का, बड़े बड़े राज्य और साम्राज्य बन गए थे तब। तो बताइए जरा, पहला साम्राज्यिक राजा किसे माना गया है? साम्राज्य का पहला राजा किसे माना गया है? बताइए, एक सवाल आपके लिए आज का। इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कुरु उसमें शामिल नहीं था पंचजन के अंदर, क्योंकि कुरु बहुत बाद में आया था साथियों। पुरु और एक राज्य और था शायद यदु था, पता नहीं, तुर्वसु, तुर्वसु होगा ये, तुर्वसु, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर के कुरु जन का निर्माण किया था। बताइए नेक्स्ट को इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, कि दासराज्य युद्ध जो परुषणी, ये परुषणी थोड़ा ठीक कर लेना इसको, ये परुषणी इस प्रकार से आएगा, पैरु आधा शय पेट कटा हुआ पै वाला और अणय ऊपर मात्रा, परुषणी इस प्रकार से आएगा। ये थोड़ा ठीक करना है, गलत लिपि गलत में लिखा हुआ है। तो दासराज्य युद्ध जो परुषणी नदी के किनारे हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उससे संबंध जो है असत्य है, गलत कथन है? 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए कौन सा कथन गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि भारत जन के पुरोहित विश्वामित्र थे। ये गलत है, ये विश्वामित्र नहीं थे, दूसरा ऋषि था जिसका राम था। क्या नाम था आपने बताना है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि भरतों के जो पुरोहित थे वो कौन थे। राजा देवदास ने जो उसको विश्वामित्र को हटा करके दूसरे पुरोहित को अपना पुरोहित बना लिया था, दूसरे ऋषि को अपना पुरोहित बना लिया था ना, उसी के ऊपर युद्ध हुआ था ये, दासराग युद्ध पुरुष नदी किनारे। हाँ, ऋषि वशिष्ठ थे, ये आ गया ना, वशिष्ठ ऋषि थे उसके पुरोहित। आ गया था कि दासराग युद्ध के विजेता राजा सुदास भरत जन जो थे वो किस वंश के थे? बताइए किस वंश के थे? सिंपल क्वेश्चन, बता सकते हो आप लोग आराम से।
तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर 4 त्रिशुवंश के थे क्या? डाउटफुल लग रहा है यार मेरे को, ये तो तुर्वस वंश के नहीं थे। हाँ, इसको देखना भाई, इसको जरा थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मेरे को, इसको देखना जरा किस वंश के थे। एग्जैक्ट क्वेश्चन किसी को पता तो बताना क्या था इसका। अरे यार तो आंसर ही आ गया। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार किस वंश के बारे में कहा गया कि इनके लोगों के जैसी महत्ता ना तो पहले थी और ना ही बाद में? अच्छा जी, बताइए किस वंश के बारे में कहा गया? पुरु कुरु वन भरत और पंचजन, किसके बारे में कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में कि इसके लोगों के जैसा महत्ता ना तो पहले थे ना ही इसके बाद में? इसे कहते हैं ना भूतो न भविष्यति, ना भूतकाल में पहले ऐसा कुछ हुआ और ना ही भविष्य में ऐसा कुछ होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, भारत वंश के बारे में हो रही बात। कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है? एक तरफ टर्म्स दे रखी हैं और एक तरफ उनको डिटेल दे रखी है, शब्द दे रखे हैं, एक तरफ उनको डिटेल दे रखी है। बताइए क्या होगा इनका अर्थ, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, आयो मुखम लोहे का एक भाला नहीं होता था। तांबे के मुख वाला एक तीर होता था, क्योंकि लोहा तो उस समय ज्ञात ही नहीं था। वैदिक सभ्यता आपकी 1500 BC से लेकर के 1000 BC ऋग्वैदिक काल माना गया है आपका, ठीक है। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड रहा है, ठीक है। लेकिन और डाउन तक आता है, उत्तर वैदिक सभ्यता और नीचे तक आ जाती है इसकी। लेकिन इस समय तक जो है आपके लोहे के ज्ञान नहीं था, आपका तांबे का ज्ञान हो गया था। तांबे और टीन मिला के बाद में फिर कांसा बनाया गया। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ऋग्वैदिक काल में किस नारी ने युद्ध में भाग लिया था जिसका पैर छोटे लोग थे, कट गया था? पैर कट जाने पर शल्य चिकित्सा द्वारा कृत्रिम पैर लगाया गया था। वो कौन सी वीरांगना थी? ऋग्वैदिक काल की एक नारी थी जिसने कि युद्ध में भाग लिया था। टर्म थोड़ी गलती रखे हैं पे, इसको थोड़ा ठीक कर लेना। ये घोषा है, ये घोषा यूँ आएगा, और अपाला है, अपोला नहीं है। अपाला ये ऋग्वैदिक कालीन विदुषी नारियाँ थी। विश्वारा है वो, विश्वारा नहीं, विश्वारा, विश्वपला, घोषा या अपोला, अपाला क्या था? कौन सी महिला थी वो? जिसका कि पैर कट गया था, उसको फिर डुप्लीकेट पैर लगाया, नकली कृत्रिम पैर लगाया गया था चलाने के लिए उसको। कौन सी महिला थी वो बताइए, कौन सी वीरांगना थी? आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा, विश्वपला ये थी। नेट का क्वेश्चन है, बता रहा हूँ, PYQ मिल जाएगा। हिनोथिज्म की अवधारणा जिसके अनुसार एक समय में एक देवता की प्रतिष्ठा होती थी, की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ये ना यूरोपियन यार कुछ भी पेल के चले गए, हमारे वाले अभी तक नहीं बैठ हुए। ये इथोनिज्म, ये इथोनिज्म माना गया। किसने इसकी अवधारणा दी कि एक समय में एक ही देवता की प्रतिष्ठा होती थी? कहाँ संभव है यार, हमारे यहाँ तो 33 कोटि देवताओं का अवधारणा रही है। कोटि प्रकार, 33 प्रकार के, जिनमें 8 वसु होते हैं, 11 रुद्र हैं, इस प्रकार से अलग अलग है। देव हैं उसमें, द्योस है, वसु है, और भी पता नहीं कितने कितने देवता हैं। मल्टीकल्चरल मल्टी डाइवर्सिटी का समाज रहा है सदा से हमारा साथियों। कोई सिंगुलरिज्म नहीं रहा हमारे यहाँ पर, मोनोपोली नहीं रही।
कि केवल एक देवता की पूजा नहीं। जहाँ एक देवता की बात आती है वहाँ लठ बजते हैं, वहाँ वहीं पर झगड़े होते हैं। यही कारण है कि इस्लाम में सबसे ज़्यादा झगड़े इस्लाम के नाम पे होते हैं। 72 फ़िरके हैं, इनके 300 से ज़्यादा जातियाँ, 1500 ऑल ओवर वर्ल्ड में 1500 से ज़्यादा जातियाँ हैं। और फिर भी एक दूसरे को मारने काटने में तुले रहते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि तुम असली मुसलमान नहीं हो। शिया कहते हैं सुन्नी असली मुसलमान नहीं है, सुन्नी कहते हैं शिया असली मुसलमान नहीं है। उसकी दाढ़े में तो फिर अलग अलग थॉट ऑफ स्कूल बनते चले गए इनके। 72 फ़िरके बने, 1500 से ज़्यादा जातियाँ बनी, 300 से ज़्यादा जातियाँ तो हिंदुस्तान में ही है। लेकिन मानते नहीं है ये लोग। ऐसे क्रिश्चियनिटी एक एक सिंगुलरिज्म को मानती है, एक परमेश्वर। कहाँ संभव है? क्योंकि उनके भी सेक्ट्स बने अलग अलग। पता नहीं आपको, पढ़ लेना वर्ल्ड हिस्ट्री, पता लग जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4, मैक्स मुलर। ये हरामखोर आदमी था, इसने हमारे हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा डिस्टोर्ट किया था। तो ये क्या बोलते हैं, ये था जर्मनी का विद्वान था, संस्कृत का विद्वान था, कभी इंडिया में नहीं आया। और इसने बहुत सारे हमारे वेदों को, ब्राह्मण साहित्य को ट्रांसलेशन किया अपने अकॉर्डिंग। ये को इसने कुछ समय उसमें नौकरी भी की थी, क्या बोलते हैं आपकी, ईस्ट इंडिया कंपनी में। 19th सेंचुरी की बात है, 1835 के आसपास। ऋग्वेद का प्राचीनतम देवता कौन था? बताइए साथी, प्राचीन देवता कौन था ऋग्वेद का? तो ऋग्वेद का जो प्राचीनतम देवता था वो था आपका ऑप्शन नंबर 3, द्योस। द्योस नहीं है, द्योस आएगा, अंक की बिंदी नहीं आएगी। कहता है कि उत्तर वैदिक काल में कौन से 2 प्रमुख जनपद थे? बताइए, सिंपल आसान क्वेश्चन है। तो उत्तर वैदिक काल में कौन से प्रमुख 2 जनपद थे? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कुरु और पांचाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट साथियों। आसंदीवत किस जनपद की राजधानी थी? बताइए। तो ये जो जन राजधानी थी वो थी आपके ऑप्शन नंबर 3, यानी कुरु की। इसका एक नाम और भी है, वो देख लेना क्या नाम है। ये दिए हुए विद्वान, स्कॉलर, वैदिक कालीन स्कॉलर राजा, वैदिक कालीन राजा और उनसे संबंधित उनके राज्य या जनपद हैं। तो कौन सा राजा कौन से जनपद का था ये बताना आपने। बताइए। ये दार्शनिक राजा हुए हैं अपने समय के, वैदिक काल के दार्शनिक राजा हुए हैं। और कौन सा राजा कौन से क्या बोलते हैं जनपद का प्रतिनिधित्व करता था, कौन सा जनपद से संबंध रखता था, ये बताना आपने। बताइए।
इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, 4 1 2 3। कैसे होगा? ये होगा आपका अजात शत्रु का संबंध था आपका काशी का, काशी जनपद से थे अजात शत्रु जो थे, ठीक है। और बी का फर्स्ट अश्वजीत थे, ये थे आपके कैकेयी के। प्रवाहन जावली, प्रवाहन जावली ये थे आपके पांचाल के। और जन्मेजय थे कुरु के, कुरु जनपद है, तो यानी कौरव, कुरु थे कौरव मान लीजिए आप, याद कर रखें, ट्रिक मान लीजिए, कुरु थे कौरव, ठीक है, कुरुवंशी थे कौरव। तो जन्मेजय, हालांकि जन्मेजय तो ये ऐतिहासिक राजा है, अगर पौराणिक में देखोगे तो जन्मेजय परीक्षित के बेटे थे। और परीक्षित जो बेटा था वो था आपका अर्जुन के बेटे का बेटा, अर्जुन का पौत्र था। जन्मेजय ने ही सर्प यज्ञ किया था जिसमें सारे ही सर्प आके मर गए थे। कहाँ पर किया था? तक्षशिला में, तक्षक नाम के अन्न के राजा के नाम पे तो उसका नाम तक्षशिला पड़ा है। ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए, महाभारत थोड़ी बहुत देख लेना। आगे तक अथर्ववेद में विश्व जननीय राजा तथा मृत्यु का देवता किसे कहा गया? बताइए साथी, किसे कहा गया? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि परीक्षित को। कुरुवंश के किस शासक ने वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी की स्थापना की थी? बताइए। इसको थोड़ा ठीक करना, ये परीक्षित नहीं परीक्षित है, पता होगा ना, अभी आया था वही। बताइए किसने स्थापना की थी गुरुवंश की, किस शासक ने वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि निशक्षु ने की थी, निशक्षु कुरुवंश का राजा था। रथदौड़, पृथ्वी माता की पूजा, राज्याभिषेक किस यज्ञ की पहचान थी? कौन से यज्ञ की पहचान थी ये तीनों चीज़ें? रथदौड़ होती थी, पृथ्वी माता की पूजा होती थी, राज्याभिषेक होता था, कौन से यज्ञ में होता था? सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल, बच्चा क्वेश्चन, टीजीटी के लेवल का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वाजपेयी यज्ञ। ये सारी चीज़ें वाजपेयी यज्ञ की निशानियाँ हैं। ये आगे मैच मेकिंग का क्वेश्चन, फिर दोबारा आपके सामने बताइए। एक तरफ अधिकारी का नाम दिया गया, दूसरी तरफ उनसे संबंधित डिटेल दी गई है कि कौन सा अधिकारी का क्या काम था। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका?
इसका जो राइट आंसर साथियों आपका वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि इसका होगा फर्स्ट, यानी कि ए का थर्ड भी मिला लेना यार, आप इधर टाइम नहीं है। जल प्रलय घटना का निम्नलिखित में किस में उल्लेख है, बताइए साथियों। जल प्रलय की घटना का निम्नलिखित में कहाँ पर उल्लेख मिलता है हमें। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि शतपथ ब्राह्मण में जल प्रलय उल्लेख है, ये पूरी पृथ्वी पर जलमग्न हो जाती है ना, वही मामला। वैदिक काल का राष्ट्रगान कहाँ से लिया, क्या बात है भाई साहब, देखा क्वेश्चन कहाँ से बनाया बंदे ने। वैदिक काल का राष्ट्रगान कहाँ से लिया गया है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त से। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में लिखा गया है चतुर्वर्णों की अवस्था होती है, व्यवस्था सबसे पहले का प्राचीन प्रमाण है चतुर्वर्ण का, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का है। ब्रह्मा या आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति, और क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजाओं से, बाजुओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति, और जंघा से, थाई से उत्पन्न हुए आपके वैश्य जो कि व्यापारी वर्ग, और पाँव से उत्पन्न, पाँव या पाँव से या कहीं कहीं मिलेगा आपके पाँव के अंगूठे से उत्पन्न हुए शूद्र। इस प्रकार से शूद्र का सबसे नीचे माना गया है। किसी के बाप में दम है आज कोई पैदा करके दिखा दे मुंह से बच्चे, मुंह से ब्राह्मण की, कोई ब्राह्मण हो गया तुम मुंह से ब्राह्मण बच्चे पैदा करके दिखाओ, है किसी के बाप की औकात जो करके दिखा देगा। या जो कौन सा क्षत्रिय है जो अपनी भुजाओं से, बाजुओं से पैदा कर देगा बच्चे, क्षत्रिय। और कौन सा ऐसा वैश्य है जो अपनी जंघाओं से पैदा कर देगा बच्चे, कौन सा ऐसा शूद्र है जो पाँव से पैदा कर देगा। क्या बकवास लिखी है यार। इसी लोग दूसरे लोग जब सवाल उठाते हैं इन बातों के ऊपर तो कुछ लोगों को तकलीफ हो जाती है कि यार हमारे धर्मों पर सवाल उठा रहा है। अरे गलत लिखा तो उठाया जाएगा सवाल, इसमें क्या है। तो साथियों ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने 1 बाय 1 करके सॉल्यूशन किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोबारा कुछ क्वेश्चंस और लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से चलते रहना, स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक हम आपका रिवीजन कराते रहेंगे। कंप्लीट रिवीजन आपका एग्जाम तक होता रहेगा एमसीक्यू के माध्यम से, ताकि आपकी तैयारी जो है फुल्ली हो सके, ठीक है। तो क्लास 10 करने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लगे रहिए अपने कंटिन्यू स्टडी के अंदर। जय हिंद और जय भारत।